हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे मन से कर भी रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर का हमने जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था, जितने इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी और जितनी भी इसमें डेरिवेशन थे, वो सभी हमने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। उन डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से कर भी लिए होंगे, ये हमें आपसे उम्मीद है। यहाँ पर हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे बेटा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और बहुत अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करते रहें और इनकी आप बहुत अच्छे से बेटा प्रैक्टिस भी करते रहें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आज की हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर बेटा आपको इस चैप्टर के जो आपको डेरिवेशन कराए गए हैं, अगर आपको उनके रिजल्ट नहीं याद है तो एक बार आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि आप उन डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर आपको वो फार्मूले ही नहीं पता होंगे तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। तो एक बार आप उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके बाद आप इस क्लास को देखना। ठीक है, इस क्लास में काफी न्यूमेरिकल है, हम उनको नंबर बाई नंबर कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी इस क्लास में प्रॉब्लम ये है कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, हमें इतना समय नहीं मिल पाया जिससे हम वो पीपीटी बना पाते और उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लगा पाते। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको क्या करेंगे, वो पूरा क्वेश्चन हम आपको बोल देंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। तो आपके पास जो भी किताब वगैरह हो उससे आप देख लेना। वैसे ये सभी क्वेश्चन हम आपको कुमार मित्तल की बुक से कराने वाले हैं, तो अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको पूरी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी पूरी पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर आप नए आए हैं आज, अगर आप चैनल पे भी आज पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके के आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप अपना कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। और एक बात, क्वेश्चन जो भी होगा वो पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, जो उसका कैलकुलेशन पोर्शन होगा वो हम छोड़ देंगे, वो आपको खुद से ही करना है। ठीक है, खुद से करने का मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं करती है। पहली बात आप इस चीज को याद रखना, अगर कैलकुलेटर से आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैलकुलेशन हमारी तरीके से खराब कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो हम ये चाहेंगे बेटा कि जो हमने गलती करी वो आपसे गलती ना हो। ठीक है भाई, तो देखो हम लोग इस के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और पहला ही न्यूमेरिकल जो है बेटा वो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हम पहले ही आपको लिख देंगे, हमने कहा, और बता भी देंगे कि देखो इन चीजों को हमने आपको अच्छे से कराया हुआ है। ठीक भाई, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है, धारा अवयव डेल्टा एक्स। कोई एक धारा अवयव है, कोई एक बेटा धारा अवयव है डेल्टा एक्स, वो आई कैप, ये कहां पर स्थित है बेटा, ये मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है, ऐसा दिया गया है, मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की जो वैल्यू है वो भाई कितनी दी गई है, 10 एम्पियर। ठीक है, और अवयव के कारण वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर, दूरी जो है उसको हम लोग डेल्टा एक्स, उसको हम लोग दूरी को आप ऐसे समझ लो कि दूरी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें देखो दूरी जो दी गई है वो 0.5 मीटर दी गई है। ठीक है, 0.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको मान ज्ञात करना है। ये जो दूरी है वो बेटा कौन से एक्सिस पे है, तो याद रखना वाई एक्सिस पर ये दूरी है, आप ऐसे समझ लो। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, बोलो क्लियर। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मूल बिंदु होता है, और इस मूल बिंदु पर बेटा क्या है, एक धारा अवयव है, एक धारा अवयव है जिसका नाम क्या है, डेल्टा एक्स। समझ पा रहे हो, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दी गई थी, देखो कितनी, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और इस धारा अवयव डेल्टा एक्स की जो लेंथ है वो भी दी गई है बेटा, वो दी गई है कि 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक भाई, 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसे समझ लो ये डीएल की वैल्यू है, अल्प वैल्यू है डीएल। 1 सेंटीमीटर का आप अच्छा लिख लो 10 की घात -2। समझ पा रहे हो, तो आपसे ये पूछा है वाई एक्सिस के किसी बिंदु पर जो दूरी है वो कितनी है, 0.5,
इस मीटर पर आप इस बिंदु पर मान लो ये बिंदु P है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना भाई। सभी वैल्यू आपको दी गई है। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर आप याद करेंगे एक आपको नियम पढ़ाया गया था जिसका नाम था बायो सेवर्ट नियम। उस नियम के प्रयोग से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो था B बराबर, बेटा फॉर्मूला पढ़े थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा और बटे में था आर स्क्वायर। आर क्या था बेटा, जिस बिंदु पर जहां से किसी बिंदु से जैसे यहां से जितनी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना वो आपका आर की वैल्यू होती। आर की वैल्यू 0.5 होगी। अब क्वेश्चन बनता बेटा यहाँ पर थीटा कितने डिग्री लिया जाएगा, तो थीटा क्या होता है, जैसे ये अल्पांश जो लिया है, अल्पांश और जो आपने यहाँ पर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो उनके बीच का कोण, और आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच का कोण जो है ना वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर 90 रखेंगे और आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होती है भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू रखोगे 10⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो आप कह रहे हो 10 एम्पियर की। डीएल की वैल्यू कितनी दी गई है, डीएल की वैल्यू बेटा देखो इस धारा अवयव डीएक्स की वैल्यू जो दी गई है वो 1 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1 × 10⁻²। यहाँ पर आप लिखेंगे 1 × 10⁻²। साइन थीटा के प्लेस पर रखेंगे आप 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। देखो बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 0.5 मीटर है। इसका आप बेटा स्क्वायर करेंगे तो 0.5 मीटर को आप 5 × 10⁻1 लिख सकते हैं। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 25 × 10⁻²। यहाँ -2 से -2 पावर कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दो, जैसे देखो 25 है और ये 10 है, इसको आप 100 कर लो। 100 का मतलब एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पर वही 10 से गुणा 10 से भाग के, इसका मतलब घाते यहाँ -8 हो जाएंगे। 25 चौके 100 होते बेटा, तो आ जाएगा 4 × 10⁻8। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बेटा और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको बताया गया है, क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा भी गया था, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान सवाल था, बहुत आसानी से आपने हल कर लिया होगा और ऐसी उम्मीद है हमें कि आपने इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। इसके बाद देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका देखो दिया गया है, बहुत आसानी से समझना भाई। सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। लिखा है एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, तो कैपिटल एन का मान 100 दिया है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है उसको हमने ए मानते हैं, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 × 10⁻2 हो जाएगा। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 एम्पियर। ठीक है, की धारा प्रवाहित हो रही कुंडली की अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, अक्ष से कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कुंडली के अक्ष पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है बेटा वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप इसको 4 × 10⁻2 मीटर लिख लें। तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा अगर आपको याद हो, एक तो हमने आपको वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाया है, ये हमने डेरिवेशन भी आपको कराया हुआ है। इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था B = μ0/2 I/r, जहां पर r वृत्ताकार कुंडली की क्या होती, त्रिज्या। ये बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पर है, केंद्र पर। यही बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग में हमने आपको एक ये डेरिवेशन कराया था, अगर आपको याद हो। और इसके बाद हमने सेकंड डेरिवेशन कराया था, कोई वृत्ताकार कुंडली है उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो बेटा आपने पढ़ा था B = μ0/2 IA² अपॉन में A² + x² की होल पावर थी बेटा 3/2। इस तरीके से आपने इसको पढ़ा था, जहां पर A क्या थी, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, और x क्या था, इसके अक्ष पर जितनी, केंद्र से अक्ष पर जितनी दूरी पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे थे वो x की वैल्यू थी। ठीक है, और अगर इस वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या अगर n होती थी, मान लेते थे कि अगर इस कुंडली में n फेरे लगे हों, तो आप यहीं पर किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, n से। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला बेटा आपने पढ़ा था B = μ0/2
आई ए स्क्वायर या एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ये बेटा आपने फार्मूला पढ़ा था, वैल्यू आपके सामने गिवन है, इसी में रख दो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू देखो कितनी होगी बेटा, हमेशा याद रखना म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इस 2 को आप बटे में ले आओ तो म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। समझ रहे हो बात को? तो म्यू नॉट अपॉन 2 जो है इसके प्लेस पर आप क्या लिख लेंगे भाई, लिख लेंगे 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू में आई क्या है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 2 एम्पियर की 2। ए क्या है बेटा, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, और वो कितनी दी गई है 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आप इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर -4। एन मतलब फेरों की संख्या कितनी है 100। 100 का मतलब बेटा 10 की घात आप 2 बोल सकते हैं। डिवाइड में देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो ए कितना है तो आप कह रहे हो 3 गुणा 10 की घात -2, स्क्वायर करोगे भाई कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात -4 और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की घात -2, स्क्वायर करोगे 16 गुणा 10 की घात -4 पूरे की होल पावर बेटा 3/2 हो जाएगी। 2 पाई देखो आप इसको समझ लो, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, तो इसको ऐसे कर ले रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं 36 पाई गुणा, घाते देख लो भाई, देखो ये है 7 और ये 4, तो 7 और 4 कितनी होंगे 11, माइनस की 11 में प्लस की 2 चली गई तो 10 की घात माइनस का 9 बचेगा भाई। डिवाइड में आ जाओ, ये देखो सेम है, इनको आप जोड़ लो, 16 और 9 25 होते हैं, है ना, घाते 3/2 है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, ये वैल्यू होगी 25 गुणा 10 की घात -4, जिसको हम बेटा लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 इस पूरे का स्क्वायर, और इस स्क्वायर इसको तो लिखा ही दिया, इसके ऊपर भी पावर है तो उनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर बेटा बनेगा 36 गुणा, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, गुणा 10 की घात -9 बटे पे आ जाओ, 5 गुणा 10 की घात -2 का क्यूब करना, तो 5 का क्यूब बेटा होता है 125 और -2 का क्यूब करोगे 10 की घात -6 आ जाएगा। और बेटा आप इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहें तो बी बराबर बन जाएगा 36 गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -9, ये माइनस की 6 घातें बेटा ऊपर चली जाएंगी तो प्लस की 6 और बटे में कितना आ जाएगा 125। अब यहाँ से आप छोटी सी कैलकुलेशन रह गई है, इसको आप खुद से कर लेंगे, इसका हम आपको आंसर जरूर बता दे रहे हैं। इसका बेटा आंसर है, जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.04 गुणा में 10 की घात -4। चुंबकीय क्षेत्र है बेटा तो मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन जब आप इसकी कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.04 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, उसमें एक फिगर मेंशन किया गया है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखना, आसान है। लिखा है एक समान, क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ रहे हैं समझना आप, लिखा है एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है। एक ये वृत्तीय पास इस तरीके से, रेडियस दोनों की सेम है, दोनों में प्रवाहित धारा भी सेम है। एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित है, दोनों पास में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। बिंदु ओ पर मतलब यहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा है, तो देखो क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप ये समझो कि इस बिंदु ओ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके किसके कारण होगा। तो एक ये वृत्तीय पास के कारण, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो इस धारावाही चालक के कारण यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की पहले हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे, फिर इस वृत्तीय पास के कारण इस बिंदु ओ पर जो डायरेक्शन होगी उसको हम लोग पता करेंगे क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए आप ऐसे समझो, आप अपने दाएं हाथ का यूज करेंगे। दाएं हाथ का यूज कैसे करोगे, वृत्तीय उसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालने के लिए देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा पहले इसके कारण, तो इसमें ये देख लो आपको अंगूठा जो है ना, आप ऐसे समझ लो अंगूठा जो है वो आपको कहां पर करना है, धारा की दिशा पर, और ये फैली हुई जो उंगलियां आपको दिख रही होंगी, इन उंगलियों को आपको उस बिंदु की ओर करना है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो बेटा हमने कहा इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो ये अंगूठा कहां पर हो जाएगा, धारा की डायरेक्शन, और हमें इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो ये फैली उंगलियां उसी तरफ हम लोग कर देंगे। अब ये उंगलियां जो है ना जिस तरफ मुड़ेंगी, हमने कहा ये उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो बेटा देखो धारा ये
इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। देखो उंगलियां किधर मुड़ रही, तो आप देख रहे हो उंगलियां इधर की ओर मुड़ रही हैं, अंदर की ओर। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर इस तरफ हो जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है और B1 की डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी। अब आप इसको समझो, इस कुंडली में आप देखो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। धारा जिस डायरेक्शन प्रवाहित हो रही है उधर पर आपको क्या करना है भाई, अंगूठा। तो देखो अंगूठा इस तरीके से हमने कर दिया, इस तरीके से देखो धारा प्रवाहित हो रही। इन उंगलियों को उस तरफ फैलाना है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। देखो आपको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, यहाँ पर ज्ञात करना था, हमने इस तरीके से अपने अंगूठे कर लिया। अब इसको आप देखो इस तरीके से इन उंगलियों को फोल्ड करो। देखो ये उंगलियां किधर की ओर फोल्ड हो रही बेटा, तो आप देख रहे हो इस साइड की ओर फोल्ड हो रही, मतलब इस कुंडली की ही ओर फोल्ड हो रही। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो बेटा इस तरीके से हो जाएगी। बोलो समझ गए? इस तरीके से मान लो इस दूसरे पास वृत्तीय पास कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इस बिंदु O पर, उसको मान लो B2, ठीक है। तो बेटा B1 की डायरेक्शन इधर है और B2 की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब आपको ये पता करना कि इस बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका परिणामी कितना होगा। तो हमेशा याद रखना, जैसे किसी बिंदु पर मान लो ये बिंदु O है, इस पर जैसे किसी एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 की डायरेक्शन इधर हो और दूसरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जैसे दूसरे पास के कारण B2 सेम डायरेक्शन हो, तो इस बिंदु O पर बेटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों को जोड़कर निकाला जाएगा। जैसे मान लो फिर से हमने कहा कोई बिंदु O है, यहाँ पर इसके कारण B1 की डायरेक्शन इधर होती और दूसरे के कारण B2 की डायरेक्शन मान लो इधर की ओर होती। तो इस बिंदु पर अगर आपसे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस होता, इन दोनों का अंतर होता। और ये सब बातें आप अगर याद हो आपको तो पहला चैप्टर आपने जो पढ़ा था ना फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वहां पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने पढ़ा था, निकाला हुआ था, फार्मूला आपने ड्राइव किया था और फिर आपने कहा था किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर परिणामी आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो वहां पर आपने यही वाली चीजें पढ़ी थी। अगर सेम डायरेक्शन में दो तीव्रताएं हैं तो परिणामी तीव्रता जोड़ के निकालते थे, विपरीत डायरेक्शन में है तो परिणामी तीव्रता घटा के निकालते थे। और अगर किसी बिंदु मान लो इस बिंदु O पर एक तीव्रता का डायरेक्शन E1 इधर की ओर है और दूसरी तीव्रता जो E2 है उसकी डायरेक्शन अगर इधर की ओर है, तो बेटा इसकी जो परिणामी तीव्रता होती थी वो आपको याद है कि परिणामी तीव्रता इन दोनों के बीच में होती थी। समझ रहे हो? तो आज हमें तीव्रता नहीं, आज हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। आप वही देखो सिचुएशन समझ पा रहे होगे। इस बिंदु O पर एक B1 की डायरेक्शन इधर है, B2 की डायरेक्शन इधर है, तो आपको बेटा पता होगा कि जो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है। अब अगर आपको उससे डायरेक्शन पूछा जाए तो हमने कहा परिणामी इनके बीच में होता है, टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसका जो परिणामी होगा वो आप ऐसे समझ लो, पहले वृत्तीय पास के जो अक्ष है उससे कितने डिग्री पर इसकी परिणामी तीव्रता होगी। तो देखो 90 था, हमने कहा बीच में है तो 90 का बीच क्या हो जाएगा 45। तो पहले वृत्तीय पास की अक्ष से 45 डिग्री के एंगल पर परिणामी तीव्रता होगी। परिणामी तीव्रता कह रहे हैं, परिणामी इसका जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितनी डिग्री पर, पहले वृत्तीय पास के अक्ष से 45 डिग्री के एंगल पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बेटा डायरेक्शन आप लिख लोगे। अब क्वेश्चन ये बनता है यार कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो निकाला कैसे जाएगा। तो हमने कहा आपको बताया कि जैसे मान लो एक B1 की डायरेक्शन इधर की ओर है और B2 की डायरेक्शन इधर की ओर है, तो परिणामी इनके बीच में होता है और परिणामी B निकालने का फार्मूला होता है बेटा रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B1 B2 cos थीटा। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि थीटा क्या होगा, B1 और B2 के बीच थीटा जो है ना वो 90 डिग्री है। तो थीटा के प्लेस पर आप जैसे 90 रखोगे cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाए खत्म। तो परिणामी तीव्रता B बराबर हो जाएगी बेटा रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इस तरीके से बिंदु O पर परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये वृत्ताकार कुंडली है, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना। तो इसके कारण आपने B1 माना है, तो B1 कैसे निकालोगे। तो पहली वृत्ताकार पास के कारण इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होगा वो B1 बराबर होगा बेटा म्यू0/4 पाई होता है ना भाई, म्यू0/2 पाई तो होता ही नहीं है, म्यू0/2 फिर होता है आई ए स्क्वायर, त्रिज्या इसकी ए है तो आई ए स्क्वायर अपॉन में होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है 3/2। तो इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, क्योंकि दूरी तो एक्स दी है ना भाई। इसी अब दूसरे ये वृत्तीय पास के कारण बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो फार्मूला म्यू0/2 आई ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अगर आप देख पा रहे होगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से यार
भाई दूरी दोनों के लिए सेम है, रेडियस भी दोनों के लिए सेम है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोनों कारण बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हो B1 और B2 दोनों बराबर है, तो ऐसे लिख देना कि चूंकि B1 बराबर B2 है, B1 बराबर क्या है, B2 है। समझ पा रहे हो भाई इस बात को, B1 जो है ना वो B2 के क्या है, बराबर है। तो अब देखो क्या करोगे, अगर B1 और B2 दोनों बराबर आ गए तो हमें पता है कि इस बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना हो तो बेटा हमने कहा फार्मूला अभी हमने आपको बताया कि B बराबर क्या होगा, रूट ऑफ B1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर। आपको पता है B1 और B2 दोनों बराबर है, तो हमने कहा B1 स्क्वायर और B2 की जगह पे भी आप क्या लिख दो, B1 ही लिख दो भाई। तो क्या बन जाएगा, देखो रूट ऑफ 2B1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो 2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, B1 का स्क्वायर है, ये B1 बाहर निकल आएगा, मतलब रूट 2B1 हो जाएगा भाई। रूट 2B1 की वैल्यू बताओ, वो थी μ0/2 I A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है भाई, 3/2। आप देखो इस 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और एक रूट 2 से यहाँ का रूट 2 हट जाएगा, तो बेटा आपकी फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा μ0 I A स्क्वायर अपॉन में यहाँ 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 2 और इंटू में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो बेटा ये इस बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, मात्रक वही न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी आप बोल सकते हैं पहले वृत्ति पास के अक्ष से कितने डिग्री पर, बेटा टोटल 90 था, बीच में है तो 45 डिग्री पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, और वो होगा कितना, तो B बराबर μ0 I A स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटू में A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्योंकि कोई वैल्यू दी नहीं थी तो आपने यहाँ वैल्यू रखी नहीं, डायरेक्ट आपने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं भाई आपको ये बेहतरीन सा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, बहुत अच्छे से आप इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो बेटा देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, आसान है सवाल, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको चैप्टर ये अच्छे से आया है, आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो फिर इसको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये 2022 में पूछा गया था, तो आप बेटा अच्छे से इनको तैयार कर लेना। इसके बाद देखो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले कुछ बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा परिनालिका का। तो आप पहले ये समझ लो कि परिनालिका क्या होती है और किसी परिनालिका के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है। जैसे हमने कहा परिनालिका जो है वो आप ऐसे समझ लो, ये क्या होती है, एक बेलनाकार नली होती है जिसके ऊपर क्या होता है, तांबे के तारों को पृथक्कृत करके लपेट दिया जाता है, जिसके ऊपर तांबे के तारों को पृथक्कृत करके लपेट दिया जाता है, और तारों के जो दोनों सिरे होते हैं उन दोनों सिरों को क्या किया जाता है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो स्ट्रेट साहब ने बताया था यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के कारण उस चालक के चारों ओर एक क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमें वही पता करना है कि किसी परिनालिका का कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आखिर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा बेटा परिनालिका क्या होती है, ये एक क्या होती भाई, ये एक बेलनाकार आप ऐसे समझ लो नली होती है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, तांबे के तारों को पृथक्कृत करके लपेट दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब इस तार के आप देख पा रहे हो दो सिरे हैं, तो इन दोनों सिरों को क्या किया जाता है, इन दोनों सिरों को क्या किया जाता है, एक बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। जैसे इससे जोड़ा जाएगा तो वैसे ही भाई इससे इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे करके धारा प्रवाहित होगी, ऐसे जाएगी इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे धारा, इस तरीके से ऐसे धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। आपसे न्यूमेरिकल में जितनी चीजें पूछी जाएंगी उतनी चीज हम आपको करा दे रहे हैं। इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा और इसके सिरों पर एंड पॉइंट पर आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न है वो कितना होगा। तो आप हमेशा याद रखना, किसी परिनालिका में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले ये समझो कि ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, केवल दो बातों पर निर्भर करता है।
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई, अगर 1 मीटर लंबाई ली तो उसमें फेरों की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से हमने क्या किया कि यहाँ पर स्मॉल एन लिख दिया। जहां पर हमेशा याद रखना कि स्मॉल एन जो होता है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। अगर आप इसकी वैल्यू भी निकालना चाहें तो एन बराबर होता है बेटा कैपिटल एन अपॉन में एल। एन मतलब फेरों की संख्या डिवाइड एल से किया मतलब एकांक लंबाई में, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन बराबर होता है एन बटे एल, ये फार्मूला होता है। ठीक भाई, तो इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा है वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, अगर इन दोनों नियमों को आप मिलाओगे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन इंटू में आई। समझ पा रहे हो? जब आप ये निशान हटाओगे समानुपाती का तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट एन और इंटू में आई। समझ रहे हो? तो ये जो म्यू नॉट है उसे हम लोग बेटा कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और जो म्यू नॉट की वैल्यू होती बेटा वो होती 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। यहाँ पर हमने आपको अभी बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो है कहां पर, सेंटर पर, परिनालिका के सेंटर पर, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरीके चाहो तो आप इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई और कर सकते हैं। म्यू नॉट इस एन की जगह हमने कहा क्या यूज कर लो, एन बटे एल इंटू में आई। तो परिनालिका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के केंद्र पर, सेंटर पर। मान लो आपसे केंद्र पर ना पूछ के वो दो चीजें पूछते हैं, एक तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा और एक इसके सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा, मतलब एंड पॉइंट पर। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सिरों पर उसको बीई कहते हैं। एंड पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि एंड पॉइंट पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिनालिका के सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। परिनालिका के सेंटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है भाई, आधा। तो इस तरीके से आप अगर चाहो तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस से रिलेटेड 3-4 सवाल आपके इस बुक में दिए गए हैं, इस वजह से हमें आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ा। तो हमेशा याद रखना परिनालिका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू में आई अपॉन में एल। समझ लो? या तो आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेंगे, वैसे वो ज्यादातर एकांक लंबाई से रिलेट करता हुआ सवाल पूछते हैं, इसलिए आप इस वाले फार्मूले को याद कर लेना, बीसी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। ठीक है, अच्छे से नोट करो इसको। फिर चलते हैं इसका, देखो किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या था, किस तरीके से पूछा गया समझते हैं। लिखा एक परिनालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर, परिनालिका की लंबाई एल बराबर 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 की घात माइनस 2 से गुणा करो। बाकी आप इसको अच्छा लिखना चाह रहे हो 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तथा त्रिज्या जो है इसकी वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। परिनालिका की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर, जिसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग को होता नहीं। इसमें तार के 500 फेरे हैं, कैपिटल एन का मान 500 नहीं 5000 दिया गया है, तो 5000 दिया गया तो इसको 5 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आई बराबर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मतलब केंद्र पर, दैट मींस बीसी पूछना चाह रहे हैं। और इसके बाद कह रहे हैं इसके सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो वो आपसे बीई पूछना चाह रहे हैं। और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि पाई का मान 3.14 यूज करना। तो हमने कहा बेटा इसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको वो रेडियस वगैरह देंगे, रेडियस का कोई बेटा मतलब नहीं होता है। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती भाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। एन की वैल्यू देखो कितनी दी गई थी 5000, तो इसको आपने लिखा था 5 गुणा 10 की घात 3। और आई कितनी धारा प्रवाहित हो रही 0.4, 0.4 को आप 4 गुणा 10 की घात माइनस 1 भी लिख सकते हैं, बटे एल कितनी लंबाई पर पूछा गया था। तो देखो लंबाई कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई थी, तो इसको आपने ऐसे लिख लिया था 2 गुणा 10 की घात माइनस 1। ठीक है, आप चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 दूना 4, माइनस 1 से माइनस 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। देखो कितना बचेगा, बीसी बराबर 5 दूना 10 और 10 चौके 40, तो 40 गुणा
पाई का मान 3.14 आप यूज कर लो। इसके बाद देख लो भाई घाते कितनी बच रही, घाते आपके पास बच रही हैं 10 की घात माइनस का 4। ठीक है भाई, देखो जीरो रहने 4 को गुणा करो, 4 चौके 16, 4 एकन 4 और 1 5 और 4 तिया 12। समझ लो 2 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। 2 अंक पे ही तो दशमलव लगाओगे भाई, तो इस तरीके से आ जाएगा गुणा 10 की घात माइनस 4। तो बीसी की वैल्यू आ गई 125.6 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, लेकिन आपका आंसर दिया है 12.56। कोई दिक्कत नहीं, एक अंक आप दशमलव इधर लेके आ जाओ, तो आ जाएगा 12.56 गुणा 10 की घात। एक अंक दशमलव आप इधर लेके आए तो एक घात यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ लोगे भाई, तो 10 की घात माइनस 3 हो जाएगी। मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जैसे चाहो वैसे आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 12.56 गुणा 10 की घात माइनस 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। ये इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। आपसे ये पूछा गया कि बताओ सिरों पर कितना होगा, तो आपने कहा सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो BC/2 होता है। तो सिरों पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए आप लगाएंगे 12.56 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बटे में 2। जैसे आप बेटा 2 से भाग करोगे तो आंसर इसका बन जाएगा 6.28 गुणा 10 की घात माइनस का 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। तो आसान सा क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छे से कर भी लिया है, नोट करो। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो इसी प्रणालिका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दिया गया, लिखा है कि 5 नंबर लिखा है यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका, 50 सेंटीमीटर, एल का मान दिया 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, या और अच्छा लिखना चाहो तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर मतलब BC की वैल्यू दी गई है 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जबकि इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। I बराबर दी है 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। बताइए इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। फेरों की संख्या कैपिटल N आपसे पूछना चाह रहा है, और पाई का मान आपको पता, वही 3.14 आप यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपसे पूछा गया। तो एक काम करेंगे, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BC का फार्मूला पढ़े थे हम लोग, म्यू नॉट NI अपॉन में N। समझ लो, आपसे फेरों की संख्या पूछेगी, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो N बराबर क्या बन जाएगा, BC इंटू में L अपॉन में म्यू नॉट इंटू में I। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 इंटू में L की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 1 डिवाइड में म्यू नॉट की वैल्यू आप पढ़े हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 और इंटू में I, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, 8। ठीक भाई, तो आप इसको देखो, चाहो तो आप इसको 4 से 4 को कैंसिल कर लो, तो N बराबर कितना बन जाएगा, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बटे में 8 और गुणा पाई का मान 3.14 गुणा 10 की घात माइनस का 7। बेटा आप इस पूरी वैल्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर 1990 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो फेरों की संख्या 1900 यहाँ पर 90 आ जाएगी। ठीक है भाई, अच्छे से आप इसको कर लेना इसका कैलकुलेशन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 नंबर, लिखा है एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। प्रणालिका की लंबाई जो है ना वो 1 मीटर है, और व्यास मतलब डायमीटर जो है ना वो 3 सेंटीमीटर दिया गया। वैसे इसका कोई रोल नहीं होता। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें, 800 फेरों की 5 परतें हैं। इसका मतलब अगर हमें फेरों की संख्या निकालनी हो तो 800 फेरे 5 परतों में लगे हैं, तो गुणा 5 से कर लो, 5 अट्ठे 40 होते हैं, तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000 या 4 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, प्रणालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। I बराबर जो है वो धारा दी गई बेटा कितनी, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तो प्रणालिका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे निकालेंगे, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BC बराबर फार्मूला पढ़े था आपने, म्यू नॉट NI अपॉन में L। देखो BC बराबर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, N का मतलब देखो कितना है 4 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू I की वैल्यू कितनी है 5, और अपॉन में L कितनी लंबाई पर पूछा गया था 1 मीटर, तो इसको लिखने का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। तो BC बराबर देखो क्या बन जाएगा, 5 चौका 20 और 20 चौके कितने होते हैं, 20 चौके 80 गुणा में पाई का मान 3.14, घाते कितनी आ रही भाई,
10 की घात माइनस का 4, ठीक है, 10 की घात माइनस का 4। इस पूरी वैल्यू को आप जब कैलकुलेट कर लेंगे, इस पूरी वैल्यू को जब भाई आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा लगभग 25.12 गुणा 10 की घात माइनस का 3। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक और आप जानते हैं जिसका मात्रक होता है टेस्ला। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते थे। तो इस तरीके से बेटा हम वीडियो को, पहला वीडियो है तो इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें बच्चे हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने उनको प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ये हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कराएंगे। तो यहाँ पर हमने केवल आपको 6 न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, फिर देखते हैं जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उसी हिसाब से हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।